बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम में नेक्स्ट टॉपिक जो था एसिड बेस थ्योरी के बाद में हमको देखना है द टर्म कॉल्ड एज ए आयोनाइजेशन। व्हाट इज मीन बाय आयोनाइजेशन और व्हाट इज मीन बाय डिसोसिएशन। मतलब कंपाउंड और स्पेसीज अगर किसी कंपाउंड को पर्टिकुलर मीडियम में डाल दो, मैं यहाँ पर्टिकुलर मीडियम लिख रहा हूँ, तो जैसे पर्टिकुलर मीडियम में डाल दो ये आयनाइज हो जाएंगे दो अपोजिटली चार्ज आयन में, राइट बेटा। ये आयनाइज हो जाएंगे अपने दो अपोजिटली चार्ज आयन में, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड एज ए कैटायन, नेगेटिव चार्ज कॉल्ड एज ए एनायन। तो जो कंपाउंड किसी पर्टिकुलर मीडियम में आयनाइज होता है बेटा, वो कंपाउंड को बोला जाता है द कंपाउंड इज कॉल्ड एज एन आयनिक कंपाउंड, और वी कैन से द कंपाउंड इज आल्सो बी कॉल्ड एज एन व्हाट इज दैट इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड। क्योंकि वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड जो होते हैं ना बेटा, किसी पर्टिकुलर मीडियम में अगर आप डालो तो वो आयनाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस आयनिक कंपाउंड के बजाय अगर कोवैलेंट कंपाउंड डालो ना बेटा, तो कोवैलेंट कंपाउंड डिसॉल्व हो सकते हैं पर आयनाइज नहीं हो सकते हैं। इज इट क्लियर? शुगर को ले लो, पानी में डालो, डिसॉल्व होगा, शुगर के दो आयंस नहीं मिलेंगे बेटा। उसी तरह से आप यूरिया को ले लो, वाटर में डालो, यूरिया भी आयनाइज कर जाएगा पर यूरिया के आयंस नहीं, मतलब यूरिया डिसॉल्व हो जाएगा, आयनाइज नहीं करेगा। पर वही NaCl को पानी में डालो बेटा, वो आयनाइज करेगा। तो बताने का मतलब है ये जो कंपाउंड है ना बेटा, जो आयनाइज करते हैं, ये इनकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। क्या बेटा? कुछ कंपाउंड अगर आप आयोनाइज कराने जाओ तो वो कंपाउंड 100% आयनाइज हो जाएगा, और जो कंपाउंड 100% आयनाइज होता है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू होती है 1। DOD बोलते हैं ना जिसको, आप याद होगा बेटा, हमने पढ़ा था DOD इज इक्वल टू क्या था, दैट इज ए नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। मतलब आपने इनिशियली कितने मोल्स लिए थे, उसमें से कितने मोल डिसोसिएट करके, वो अल्फा कॉल्ड एज ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दिस अल्फा इज कॉल्ड एज ए व्हाट? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो DOD वैल्यू 1 होती है। तो ऐसे कंपाउंड जो 100% आयनाइज होते हैं बेटा, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब बेटा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं ये भी समझो आप। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या तो वो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं लाइक HCl, HNO3, H2SO4, या तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस हो सकते हैं लाइक NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, या तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेटा आपके सॉल्ट हो सकते हैं। भाई वो कोई भी सॉल्ट हो, वो न्यूट्रल सॉल्ट हो, एसिडिक सॉल्ट हो, बेसिक सॉल्ट हो, सॉल्ट है, अल्फा वैल्यू इक्वल टू 1। अब मैं अल्फा के बारे में इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ, इस टॉपिक में आपको एक ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आएगा बेटा, वहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो अल्फ़ा की वैल्यू किसकी लेस देन 1 है, किसकी इक्वल टू 1 है, वो समझने के लिए एक कंसेप्ट समझना जरूरी है। तो मैं बता दूँ, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटा, उसकी अल्फ़ा की वैल्यू 1 है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो क्या हो सकते हैं, आइदर स्ट्रॉन्ग एसिड, देख लो बेटा, आइदर इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस और इट इज़ ए सॉल्ट। सॉल्ट मतलब कोई भी, न्यूट्रल ले लो, एसिडिक ले लो, बेसिक ले लो, सॉल्ट है मतलब अल्फा वैल्यू इक्वल टू 1 है। लेकिन अगर आपके पास कुछ कंपाउंड ऐसे हैं आप आयनाइज करने जाओ तो बेटा वो 100% आयनाइज नहीं होते हैं। सो दे कैनॉट आयोनाइज 100%। मतलब ऐसे कंपाउंड जो 100% आयनाइज नहीं होते हैं उसकी DOD की वैल्यू लेस देन 1 होती है। लेस देन 1 मतलब बेटा 0.9 मत बोलो, 0.1, 0.2 तक चल जाती है। तो ऐसे कंपाउंड बेटा, जो कंपाउंड 100% आयनाइज नहीं होते हैं उसकी DOD की वैल्यू लेस देन 1 है। और जो कंपाउंड बेटा जो 100% आयनाइज नहीं होते, लेस देन 1 जो होते हैं बेटा, वो कंपाउंड को बोला जाता है, लिसन हियर, वीक इलेक्ट्रोलाइट। बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो या तो वीक एसिड हो सकती है
या तो बेटा वो आपके वीक बेस हो सकते हैं। बेटा जैसे कि अपने को वीक एसिड जहाँ तक हम समझते हैं CH3COH इज़ द वीक एसिड एंड NH4OH इज़ द वीक बेस। बेटा ये दो कंसेप्ट हैं हमारे, वीक एसिड एंड वीक बेस, जिसकी वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 1 है। तो आपको ये ओवरऑल मुझे ये सिखाना था बेटा कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट पता कैसे करते हैं। बेटा ये HCl सर स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर ये आयनाइज हुआ आप लिखते हो H+ एंड Cl-, इसमें अल्फ़ा की वैल्यू 1। बेटा उसी तरह से मैं लिखता हूँ CH3COOH, भाई आप सब समझते हो सर ये वीक एसिड है। बेटा वीक एसिड है, 100% आयनाइज नहीं होता, तो उसको डबल हेडेड एरो में दिखाना, डबल हेडेड एरो में दिखा लो तो आपको एक आएगा एसिटेट आयन, एक आएगा H+ आयन, और इसकी अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 1। बेटा वैसे ही मैं एक सॉल्ट लिखना चाहता हूँ, यू नो इट इज़ अ सॉल्ट मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। भाई ये सॉल्ट है, सॉल्ट है तो आपको मालूम है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जाता है, और ये 100% आयनाइज करेगा एसिटेट आयन Na+ आयन, और इस केस में मैं लिखूँ अल्फ़ा की वैल्यू अब भी 1 है। तो आपको यही बताना चाहता हूँ बेटा, बस आपको समझना है कि वो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं या वीक इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। जैसे कि मैंने बताया सारे सॉल्ट आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 1 है। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड हो स्ट्रॉन्ग बेस हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ही जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू 1। लेकिन सॉल्ट हो गया या सॉरी जैसे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक एसिड हो गई, वीक बेस हो गई, वो 100% आयनाइज नहीं करेगा, तो उसकी बेटा DOD की वैल्यू हो जाती है लेस देन 1। तो इसमें से हमको कुछ फैक्टर्स सीखने हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स है बेटा जो DOD को अफेक्ट करता है। DOD मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सुनो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है, उसको मैं किसी भी आयनिक कंपाउंड मतलब पोलर कंपाउंड होता है, आपको मालूम है नहीं मालूम सीख लो बेटा। आयनिक कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड जिसके सर पे प्लस और माइनस दोनों हो। सोडियम क्लोराइड Na का प्लस Cl का माइनस, प्लस माइनस की चार्ज आ गई ना, तो कंपाउंड इज अ पोलर कंपाउंड। और पोलर कंपाउंड कैन बी सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट, वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है, अल्कोहल भी पोलर सॉल्वेंट में आता है। तो अब बोलो ये एक आयनिक कंपाउंड वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है कि अल्कोहल में ज़्यादा सॉल्युबल है। तो इसमें क्या हो जाता है, वो डिपेंड करेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, वो क्या है मैं सिखा दूंगा। दूसरा, अभी आयनिक कंपाउंड बेटा कुछ आयनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादा आयनाइज करते हैं, और कुछ आयनिक कंपाउंड ऐसे हो तो कम आयनाइज करते हैं। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स है बेटा जो कंपाउंड की आयोनाइजेशन पे डिपेंड करती है, मतलब द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ अल्फा DOD पे अफेक्ट करते हैं। एंड व्हाट आर दैट फैक्टर्स आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू। राइट, यहाँ तक लिख लो बेटा आप लोग, आपको यहाँ से लिखना है। सुनो बेटा आपको यहाँ से एक बार लिखना है, देख लो जस्ट। आपको सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये बता दिया था, पहले आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कंपाउंड को किसी भी मीडियम में डाल दो, मतलब आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड को किसी मीडियम में डाल दो, वो दो आयंस देगा, कैटन एंड आयनाइन। फिर उसके बाद में मैंने आपको ये बता दिया, कंपाउंड विच कैन आयनाइज 100% अल्फा वैल्यू 1, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट मे बी स्ट्रॉन्ग एसिड, इट मे बी स्ट्रॉन्ग बेस, इट मे बी सॉल्ट। बेटा उसके बाद कंपाउंड विच कैनॉट आयनाइज 100% अल्फा वैल्यू लेस देन 1, और वो कंपाउंड को वीक इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। या तो ये तो वीक एसिड होगा CH3COH, या तो वीक बेस होगा NH4OH। अब मैंने उन तीनों में एग्जांपल ऐसे बना दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड अल्फा वैल्यू 1, सॉल्ट अल्फा वैल्यू 1, वीक एसिड अल्फा वैल्यू लेस देन 1। राइट बेटा, अभी हमको देखना है व्हाट आर द फैक्टर्स आर देयर विच आर अफेक्टिंग द DOD। ध्यान से देखो आप, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग DOD। बेटा ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो DOD को अफेक्ट करते हैं? प्लीज लिसन टू मी। मैंने अभी बताया था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब आप ही को मालूम है भाई, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होगा, सुन लो, तो आप बताइए बेटा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 थी कि इक्वल टू 1 थी? इक्वल टू 1। और वही दूसरा था बेटा आपका एक वीक इलेक्ट्रोलाइट,
अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट बेटा अगर वीक हो तो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा क्या हो जाएगी बोलो, लेस देन 1। आपको ये चीज़ समझ में आई? और मैंने आपको ये भी बता दिया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या आते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या आते हैं बेटा, वीक एसिड एंड वीक बेस। तो एक फैक्टर ये हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बताता है उसकी अल्फ़ा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, आई मीन इक्वल टू 1 है कि लेस देन 1 है। ग्रेटर देन 1 कोई नहीं हो सकता बेटा, आइदर इक्वल टू 1 और इट इज़ ए लेस देन 1। सेकेंड फैक्टर आएगा बेटा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब आपने कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करना है डीओडी बढ़ाने के लिए। तो सुनो बेटा, ये भी कंसेप्ट ही है नेचर ऑफ सॉल्वेंट का, एक ये भी कंसेप्ट है। व्हाट इज दैट, जिस सॉल्वेंट मतलब कोई भी ले लो भाई, वाटर ले लो, अल्कोहल ले लो एंड ऑल, बेटा जिस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितनी ज़्यादा हो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एक ये वैल्यू है बेटा, हर सॉल्वेंट की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। जिस सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जितनी ज़्यादा हो बेटा वो कंपाउंड उतना ज़्यादा आयोनाइज करेगा। तो आई शुड से DOD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, मेरे पास ये सॉल्वेंट है, एक सॉल्वेंट में लिखता हूँ लेट अस से वाटर, ये एक सॉल्वेंट है भाई। दूसरी सॉल्वेंट है अल्कोहल CH3OH, और ये इनकी मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी लिखता हूँ। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर आप NCERT में देखो तो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 81 dB है, dB बेटा, और इसकी वैल्यू 32 dB में आती है। अब बोलो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसकी ज़्यादा है, वाटर की ज़्यादा है कि मिथाइल अल्कोहल की ज़्यादा है, वाटर की ज़्यादा है। तो बेटा जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितनी ज़्यादा हो वो कंपाउंड में आपका जो भी इलेक्ट्रोलाइट डालोगे वो पर्टिकुलर कंपाउंड उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ज़्यादा आयनाइज कर जाएगा। तो मैं बोलूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर की ज़्यादा है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर की ज़्यादा है, तो कोई भी कंपाउंड को अगर वाटर में डालो उसकी DOD ज़्यादा हो जाएगी। तो अल्फा इज नथिंग बट अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटा, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? चलो ये दोनों को बना लो बेटा। तो बेटा ये सेकंड फैक्टर है ना नेचर ऑफ सॉल्वेंट। आप इसमें ये भी चीज़ सीख लो कि जितनी ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट होगी उतनी ज़्यादा उसकी DOD होगी। जैसे कि मैंने यहाँ 4 सॉल्वेंट लिख दिया और चारों सॉल्वेंट की बेटा DOD की वैल्यू लिख दिया। तो मैं आपको बता दूँ वाटर की DOD जितनी ज़्यादा है, इसीलिए वाटर में एग्जाम्पल में वाटर में नमक डालो, NaCl डालो, तो NaCl वाटर में पूरा आयनाइज हो जाएगा। लेकिन उसी NaCl को मैं एसीटोन में डालूंगा ना बेटा, वो उसमें बहुत कम आयनाइज होगा। क्यों? क्योंकि उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कम है। इज इट क्लियर? अब बच्चों को लगता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती क्या है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब आपने कहीं ना कहीं डायपोल मोमेंट सीखा होगा केमिकल बॉन्डिंग में। डायपोल मोमेंट डिनोटेड एज ए न्यू, एंड न्यू इज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द चार्ज। और इसकी यूनिट्स अगर आप निकालने जाओ बेटा dB में आती है। तो यही है 81 dB, 32 dB, 24.6 dB, 20 dB, ये वैल्यू है डायपोल मोमेंट की, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितनी ज़्यादा होगी ना बेटा, उस कंपाउंड में वो पर्टिकुलर कंपाउंड, उस सॉल्वेंट में वो पर्टिकुलर कंपाउंड ज़्यादा आयनाइज हो जाएगा। समझ में आया? मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है जिसको मैं पानी में भी डिजोल्व कर सकता हूँ, एसीटोन में डिजोल्व कर सकता हूँ। लेकिन बोलो बेटा उस कंपाउंड ज़्यादा सॉल्युबल किस में है, मैं बोलूँगा वाटर में। क्यों? उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है। और एसीटोन में अगर मैं पूछूँ उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है। लेस द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेस द टेंडेंसी टू आयनाइज, लेस द टेंडेंसी टू आयनाइज, लेस द DOD वैल्यू। DOD मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पर वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, उस कंपाउंड को वाटर में डालो तो वो कंपाउंड वाटर में ज़्यादा आयनाइज होगा। बेटा ज़्यादा आयनाइज होने का मतलब है उसकी DOD की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। इज इट क्लियर? बना लो बेटा इसे।
बड़ा बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्टरी कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट इक्वल टू है या प्रोपोर्शनल है कि डीओडी है। तो एक्चुअली डायरेक्टरी कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीओडी को ऐसे भी लिख सकते हैं, डीओडी प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टरी कांस्टेंट। जितनी ज़्यादा डायरेक्टरी कांस्टेंट हो उतनी ज़्यादा डीओडी होती है। राइट बेटा? चलो नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे, थर्ड वन। बेटा नाउ द थर्ड फैक्टर इज दैट डाइल्यूशन। सुनो, ये भी बड़ा अच्छा फैक्टर है, ये आपको आगे मैं डेरिवेशन में भी सिखा दूंगा। जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करोगे उतनी ज़्यादा डीओडी होगी, मतलब अल्फा की वैल्यू उतनी बढ़ेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सुन लो बेटा, ध्यान से सुनो, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वीक एसिड है। आप इसे किसी एक्वास मीडियम में डाल दो, AQ में डालो, तो बेटा ये आयनाइज होने लग गया और ये आयनाइज हो गया एज ए एसिडेट आयन और H+ आयन। तो मैंने जब इसमें एक्वास मीडियम में सपोज एक 100 ml वाटर डाला ना बेटा, तो ये 100 ml में इसकी अल्फ़ा की वैल्यू 0.1 दिखा रही थी। अब इसी एसिडिक एसिड को मैं जब 200 ml वाटर में डालूँ ना, तो अभी 100 ml में और एक 100 ml ऐड कर दिया, तो अब जो आयनाइज हुआ तो मुझे अल्फ़ा वैल्यू निकाला 0.1 के बजाय 0.12 हो गया। आपको ये क्या दिख रहा बेटा? अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ ऊपर से नीचे में अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ रही कि कम हो रही? बढ़ रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी डालते जाओगे उतना वो आयोनाइज होते रहेगा। अब आप सोचो, फिर पानी डालो 200 के बाद में 500 ml डालो, फिर आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकाले, बेटा अभी तो वो 0.2 पे आ गई, 0.1 था, 0.12 था, 0.2 आया। अब जितना ज़्यादा पानी डालते जाओगे उतना वो आयोनाइज होते रहेगा, अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ती रहेगी। इसीलिए मैंने क्या लिखा, डाइल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीओडी। फिर एक बच्चा ऐसे भी डाउट पूछता है, सुनो बड़ा अच्छा डाउट आते हैं बच्चों को, अगर बच्चे ध्यान से सुनते रहे ना तो डाउट जरूर आते हैं। वो भी अगर क्लास लंच से पहले रहा तो बच्चे लोगों को डाउट जरूर आता है, लंच के बाद क्लास रहा तो डाउट क्या, सर क्लास केमिस्ट्री की बोल रहे हैं कि फिजिक्स की बोल रहे हैं कि मैथ्स का चल रहा है, स्ट्रेट लाइन चल रहा है, वो भी नहीं मालूम पड़ता। तो वैसे भी अपनी क्लास अभी ये लंच के बाद की है, तो डाउट तो आना तो बहुत दूर दूर की बात है। तो डाउट मैं पूछता हूँ बाद में। तो अब आप ये बताओ, आपके हिसाब से ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है बेटा? वीक। आपके हिसाब से ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? वीक। अब देखो, आप इसमें डाइल्यूशन करते जा रहे हैं, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1000 ml, मतलब 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। एक बच्चा ऐसा डाउट पूछा, सर आप 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर डाल रहे हैं, मैं 100 लीटर पानी डाल दिया, तो क्या ये 100 लीटर डालने से अल्फ़ा की वैल्यू 0.1 से आते आते 0.8, 0.9 आते आते क्या अल्फ़ा इक्वल टू 1 आ सकता है क्या? अभी आप यही बोलेंगे ना, सर आपने क्या पढ़ा है कि जैसे जैसे डाइल्यूशन कराओ अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ते जा रही है। 100 ml में 0.1, 200 में 0.12, 500 ml में 0.2, 1 लीटर में 0.4, 4 लीटर में इतना करते करते एक बच्चा क्या बोला, सर मैं उसमें 100 लीटर पानी डाल दूंगा। कितना? 100 लीटर पानी डाल दूंगा। क्या 100 लीटर पानी डालते डालते वो 0.1 से 0.8, 0.9 और क्या वो अल्फ़ा की वैल्यू इक्वल टू 1 हो सकती? क्या हो सकती बेटा ऐसा? बेटा अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाएंगी ना तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। और भाई ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, है क्या? इट विल अप्रोचेस टू 1 बट नेवर बी इक्वल टू 1 बोलना। आप बोले ना मैं 100 लीटर पानी डाल रहा हूँ, आप उसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन करा रहे हो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब समझ में आ रहा है भाई? 100 लीटर में 1 ग्राम सॉल्ट डाले, भाई 100 लीटर में 1 ग्राम सॉल्ट कहीं दूर दूर तक दिखता है क्या? मालूम भी नहीं पड़ता। उसको बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और उस इनफाइनाइट डाइल्यूशन में अगर आपको लगता है कि अल्फ़ा की इक्वल टू 1 होगी, गलत है भाई। अल्फ़ा की वैल्यू इक्वल टू 1 हो गया तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा और ये बन ही नहीं सकता है क्या? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे केस में क्या बोलना, इसकी अल्फ़ा की वैल्यू अप्रोचेस नियरली इक्वल टू 1। ये वर्ड का मतलब समझे आप? अप्रोचेस नियरली इक्वल टू 1 बट नेवर बी इक्वल टू 1।
वो 1 की तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, बट इक्वल टू 1 हो ही नहीं सकता। इज इट क्लियर बेटा? इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स द 1 बट इट नेवर बी इक्वल टू 1। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? तो ये था फैक्टर नंबर 3, डायल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DOD। बेटा बहुत से बच्चों को डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक्चुअल मतलब समझ में नहीं आता है, और मैं ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का है ना एक्चुअल मतलब समझा के देता हूँ। और ये ऐसे एग्जाम्पल बुक में दूर दूर तक नहीं मिलेंगे, तो सीख लो। क्या ना, चीज़ें सीखना और पढ़ना बहुत अलग अलग है। सीख गए तो ज़िंदगी भर याद रहता, और पढ़ लिए एग्ज़ाम तक याद रहता। तो सीखो। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ सीखना है, पढ़ना पढ़ने में मज़ा नहीं आता। पढ़ के क्या है, एग्ज़ाम लिखते पास हो जाते हैं, भूल जाते हैं। सीख लिए ज़िंदगी भर तक याद रहता है, ज़िंदगी भर तक याद रहता है अपने को, राइट? कैसे? सुनो, अब अपने पास एक वाटरमेलन है भाई, तरबूज सब खाते हैं ना, वेरी गुड। मेरे पास मैं भी खाता हूँ। तरबूज लेके आए, तरबूज लेके आने के बाद आपके पास 2 छुरी है काटने के लिए। एक छुरी बहुत ही तेज करके रखा, और एक छुरी उसको कितना भी मारो तो कटता नहीं, उसकी धार ही नहीं है। अब कौन से छुरी से आप वाटरमेलन को आसानी से काट सकते हो? तेज वाली। और कौन से छुरी से उसको आप आसानी से काट नहीं सकते हो? जिसको तेज करके नहीं है, उससे नहीं कर सकते। बताने के बाद समझ में आया? बेटा वो तरबूज मतलब कंपाउंड, तरबूज मतलब कंपाउंड, और ये पूरी छुरियाँ हैं। वाटर एक छुरी है, मिथाइल अल्कोहल एक छुरी है, ये भी एक छुरी, ये भी छुरी है। अब कौन से छुरी से आप वाटरमेलन को आसानी से काटोगे? जिसकी धार ज़्यादा है। धार मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो इसकी धार 81 है, इसकी 32, इसकी 24, इसकी 20। बोलो किससे आसानी से काटोगे? 81 से। बताने का मतलब है वो तरबूज और छुरी का जो रिलेशन मैंने दिया, उससे बेहतर एग्जाम्पल अपनी केमिस्ट्री में क्या देते हैं? बेटा कंपाउंड को वाटर में डालो तो भी आयनाइज होता, कंपाउंड को मीथाइल अल्कोहल में डालो तो भी आयनाइज होता, कंपाउंड को ईथाइल अल्कोहल में डालो तो भी आयनाइज होता। कंपाउंड एक ही है तरबूज, उसको एसीटोन में डालो तो भी आयनाइज होता। लेकिन किस में ज़्यादा आयनाइज होता? भाई जिसकी काटने की या बोलेंगे धार ज़्यादा है वो। तो वो जो धार जो बोलते हैं ना हम केमिस्ट्री में, उसको बोलते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब उस सॉल्वेंट की, वो जो कंपाउंड मतलब बॉन्ड होती है ना बेटा, 2 एटम के बीच में बॉन्ड है ना, उस सॉल्वेंट की बॉन्ड तोड़ने की टेंडेंसी ज़्यादा है। और जिस सॉल्वेंट की बॉन्ड तोड़ने की टेंडेंसी ज़्यादा है उसको बोलते हैं उसकी वैल्यू ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जिसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा, वो कंपाउंड की बॉन्ड आसानी से तोड़ेगा। जितनी आसानी से तोड़ेगा कंपाउंड, उतना ज़्यादा आयोनाइज होगा, और जितना ज़्यादा आयोनाइज होगा उतनी वैल्यू उसकी DOD की बढ़ेगी। इज इट क्लियर बेटा? वेरी गुड। बेटा फैक्टर नंबर 4 है अपना टेम्परेचर इज द 4th फैक्टर विच इज अफेक्टिंग द DOD। बेटा मैं चाहता हूँ ये वाला 4th फैक्टर को थोड़ा अच्छे से समझो। क्यों? क्योंकि ये समझ में आया तो अपने ली चार्टलियर साहब का नाम सुने आपने? ली चार्टलियर साहब, ली चार्टलियर प्रिंसिपल, उनका प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। बेटा उन्होंने बोला था सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस लो टेम्परेचर में चलते हैं, राइट? और सारे एंडोथर्मिक प्रोसेस पॉजिटिव ना भाई, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस आपके हाई टेम्परेचर में चलते हैं। अब ध्यान से देखना, ये कंडीशन मैंने नहीं दिया, ये कंडीशन ली चार्टलियर साहब ने दिया। और इस कंडीशन से अगर आप कोई भी प्रोसेस करवाओगे तो रिएक्शन हमेशा आगे जाएगा, फॉरवर्ड होगा, मतलब कंपाउंड आयनाइज होगा, अल्फा की वैल्यू बढ़ती रहेगी। अब आप देखो मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, एक इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड है बेटा। उस इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड को किसी में मीडियम में डाल रहा हो, एक्वास मीडियम में डाल रहा हो, और जैसे ही एक्वास मीडियम में डाल दिया वो आयोनाइज कर गया। प्लीज बात मत करो, ये समझो बेटा। वो कंपाउंड क्या कर गया? आयोनाइज कर गया। बेटा जो कंपाउंड आयोनाइज हो गया मतलब वहां पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हुआ कि मेकिंग ऑफ बॉन्ड हुई? बॉन्ड टूट गए। देखो भाई मैं इंग्लिश में पहले पूछ लिया, आपने आंसर दे दिया, अब मैं हिंदी में पूछता हूँ। आयनेशन का मतलब बॉन्ड का टूटना कि बॉन्ड का बनना? बॉन्ड का टूटना, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड।
मतलब यह आयनाइज होना मतलब क्या हो रहा बेटा, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। आपको नहीं मालूम, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्या होती है बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। मतलब डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। मतलब टेम्परेचर ज़्यादा कि कम, ज़्यादा। वेरी गुड बेटा, दैट मीन्स टेम्परेचर शुड बी मोर, टेम्परेचर शुड बी मोर, टेम्परेचर को बढ़ाना है। अब बोलो, जैसे जैसे टेम्परेचर, अभी ये प्रोसेस अपने आप में एंडो है ना, एंडो है मतलब टेम्परेचर बढ़ाना है। आप टेम्परेचर और बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, उसके कंपाउंड के बॉन्ड ज़्यादा ब्रेक होते रहेंगे होते रहेंगे। जितना ज़्यादा ब्रेक होंगे उतने ज़्यादा आयनाइज, जितने ज़्यादा आयनाइज उतनी ज़्यादा डीओडी। तो मैं लिखूँ क्या सर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डीओडी। मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, अल्फा की वैल्यू बढ़ गई। अगर किसी बच्चे ने बेटा टेम्परेचर कम करना शुरू किए तो आपको अंदाज़ा लग ही गया, आयोनाइजेशन इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव, इट मस्ट अकर एट हाई टेम्परेचर। अगर आप लो टेम्परेचर में कराओगे तो रिएक्शन आगे बढ़ने के बजाय पीछे आ जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगा, मतलब कंपाउंड ज़्यादा आयनाइज नहीं होगा, मतलब डीओडी की वैल्यू कम हो जाएंगी। तो बेटा सारे एंडोथर्मिक प्रोसेस में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डीओडी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ते रहेगी। तो दीज आर द 4 फैक्टर्स आर देयर विच आर अफेक्टिंग व्हाट बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इज इट क्लियर? राइट बेटा।